हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम उत्कर्ष द्विवेदी सर के PSIR के पेपर 1A के आंसर्स डिस्कस करेंगे। एज यू वेरी वेल नो, ही गॉट अ स्कोर ऑफ 314 इन द ईयर 2021। ओके, तो आप जानते हैं ये थर्ड पार्ट है इस सीरीज का। हम पेपर 2A और पेपर 2B के आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, व्हाट हैज टू बी एंड यू नो हाउ द फ्लो ऑफ द आंसर हैज टू बी, कैसे आप बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में आपको जो एक पहला कीवर्ड है उसको डिफाइन करना है। स्कॉलर्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। यूजुअली एक ये धारणा है कि PSI और ऑप्शनल सबसे ज़्यादा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हम इस पे बहुत सारे स्कॉलर्स रटने पड़ते हैं, विच इज़ नॉट द केस। हमने दोनों ही सेक्शंस पेपर 2A पेपर 2B के आंसर्स देखे हैं, वो बहुत ही कम स्कॉलर्स मेंशन किए गए हैं उन आंसर्स में। तो आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो दोनों ही वीडियोस मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। यू कैन कंसिडर गिविंग दोज वीडियोस अ वॉच. Also, in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो एक 10 मार्कर है। Philosophical approach to the study of politics, comment. तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहली बात तो देखिए, पहला कीवर्ड है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली पहले बताना है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद है फिलोसफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब आपको एक पर्टिकुलर स्टडी की एक अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा लिखिए कि ये वन ऑफ द अप्रोचेज है। अप्रोचेज तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए, तो फिलोसफिकल अप्रोच इज वन ऑफ देम। तो पहले क्या करेंगे, पॉलिटिक्स पे टच अपॉन करेंगे, व्हाट पॉलिटिक्स इज, कैसे डिफाइन किया गया है पॉलिटिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में लिखेंगे कि इट इज वन ऑफ द अप्रोचेज। ओके, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम फिलोसफिकल अप्रोचेस के टूल्स क्या हैं, कि क्या कहता है, जस्टिस के बारे में बात करता है नहीं करता, कौन से स्कॉलर्स हैं, प्लेटो से आया है, कैसे ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपको क्रिटिसाइज करना है। ओके, देखिए जो पेपर 1A है वो तो है ही स्कॉलर्स के बारे में, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में, थ्योरीज के बारे में, राइट। तो आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप क्रिटिसाइज जरूर करें, है ना। आपको स्कॉलर याद है तो लिखिए, नहीं याद तो मत लिखिए, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करें कि फिलोसफिकल अप्रोच अगर हम करते रहेंगे तो प्रैक्टिकलिटी तो है ही नहीं है ना। तो फिर आप कहोगे इसलिए प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो एक और अप्रोच आ गई, वो बिहेवियरल अप्रोच थी। और फिर बिहेवियरल अप्रोच को भी अगर हमने ओवरडू जब करना शुरू कर दिया तो हमें लगा कि वैल्यूज तो है ही नहीं, फैक्ट्स ही फैक्ट्स होते जा रहे हैं, तो फिर एंड कीजिए कि इसीलिए फिलोसफिकल अप्रोच स्टैंड्स आउट इवन देन। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, आई अगेन रिपीट, पहले पॉलिटिक्स को डिफाइन कर दीजिए, पहला कीवर्ड ये है। अगर किसी अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा गया तो वो इट इज वन ऑफ द अप्रोच, राइट, वन ऑफ द अप्रोचेज। तो आप ये लिखिए कि बहुत सारी अप्रोचेज हैं, उसमें से एक क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच। फिर फिलोसफिकल अप्रोच के क्या टेनेट्स हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, क्या स्कॉलर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, वो सब कुछ लिखिए बहुत ब्रीफली। फिर इसको क्रिटिसाइज कीजिए, फिर उस क्रिटिसिज्म को भी क्रिटिसाइज कर दीजिए, वो कंक्लूजन हो जाता है आपका। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या जो हमने सोचा है वही आंसर है कि नहीं। ओके, तो हरोल्ड डी लाजवल की इन्होंने बेसिकली डेफिनेशन लिखी है दैट पॉलिटिक्स इज डिफाइंड एज शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर, दैट्स इट। एक और मैं आपको बात बता दूं, आप क्या करते हैं ना कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े कोट्स भी होते हैं, है ना, तो कई लोग उसको मेमोराइज करने लग पड़ते हैं। डोंट डू दैट, दैट्स कंप्लीटली, अगर आप उस पर ध्यान देने लगेंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा इतने सारे कोट्स को मेमोराइज करना। तो आप क्या कीजिए, जो ऐसे एक दो लाइन वाले कोट्स हैं, हमने उत्कर्ष द्विवेदी सर के पिछले पेपर्स में भी यही देखा है, उन्होंने जो एक दो लाइन में कोट्स खत्म हो जाते हैं ना, वो लिखे अपने आंसर्स में, अगर लिखे भी हैं तो। ओके, सो डू दैट ओनली। तो पॉलिटिक्स क्या है, इट इज नथिंग बट शेयरिंग एंड शेपिंग ऑफ पावर, दिस इज व्हाट लाजवल सेज। फिर उसके बाद हमने पहला कीवर्ड एड्रेस कर दिया। फिर दूसरी बात मैंने क्या कही थी कि हम देखते हैं इन्होंने लिखा है कि नहीं, कि वेरियस अप्रोचेस हैं। बिकॉज ऑफ ऑल एनकम्पासिंग कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, इसमें सब कुछ आ जाता है एज अ डिसिप्लिन, तो इसीलिए इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज हैं, है ना। तो उसमें से एक क्या है, इन्होंने अगर आप ये लिख देंगे, वन ऑफ दोज अप्रोचेज इज फिलोसफिकल अप्रोच। फिर क्या कीजिए, फिलोसफिकल अप्रोच को डिफाइन कीजिए, या क्या उसके टूल्स हैं, कैसे। तो फिलोसफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ओज इट्स ओरिजिन्स टू ग्रीक फिलोसफी। यस ऑफ कोर्स, जो प्लेटो की रिपब्लिक है, तो यहाँ पे इन्होंने बुक का मेंशन भी कर दिया। अगेन देखिए, यहाँ पे भी प्लेटो या फिर एरिस्टोटल या ये जो स्कॉलर्स की मेन दो तीन बुक्स हैं, रिपब्लिक या ऐसी, वो याद कीजिए। ये नहीं कि
कुछ बड़े ही अनकॉमन से स्कॉलर्स भी हम मेंशन करते हैं, उनकी भी किताबें नहीं याद हो रही तो कोई बात नहीं, जो के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप बुक्स नहीं लिखेंगे उन लोगों की। प्लेटो की लिखिए। तो प्लेटो का रिपब्लिक जो है दैट टॉक्स अबाउट अ जस्ट स्टेट, ओके, विच कैन बी रेफर टू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो प्लेटो का जो किताब है उसमें हमें जस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो वो फिलोसफिकल अप्रोच का स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हिस्ट्री क्या है फिलोसफिकल अप्रोच की। फिर आई थिंक टूल्स के बारे में बात की है। फिलोसफिकल अप्रोच डील्स विद नॉर्मेटिव आइडियाज, यस, कि अच्छा क्या है, क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, rather than what is. Philosophical approach deals with what ought to be, right? यही कहता है ना प्लेटो का कॉन्सेप्ट भी, कि आपको क्या करना, आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है, ओके, अपने बारे में नहीं, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होना, ओके। तो ये सारी बातें तो हमने टूल्स भी बता दिए। द पर्पस ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच इज टू लीड टू रियलाइजेशन, यस, रियलाइजेशन ऑफ गुड लाइफ फॉर पीपल, है ना, कि कैसे आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एंड गुड लाइफ, जो आप गुड पॉलिटिकल लाइफ इज अ गुड लाइफ, राइट? तो अच्छा सिटीजन बनिए एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कनेक्ट करने के लिए याद दिला रही हूँ मैं। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज ओवर फैक्ट्स एंड दैट्स ट्रू। यहाँ पे हमने बेसिकली फिलोसफिकल अप्रोच पे जो हमने चीजें लिखनी थी वो खत्म कर दी। दूसरा कीवर्ड भी डन हो गया, दूसरा टेनेट भी खत्म हो गया क्वेश्चन का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर क्रिटिसाइज कीजिए, है ना। जब आपने कह दिया कि वैल्यू को ज्यादा तवज्जो दी जाती है ओवर फैक्ट्स, तो इसकी वजह से एक दिक्कत हो गई, है ना। तो वो किसने बताई? बिहेवियरल मूवमेंट स्कॉलर्स ने, जैसे डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम। दोनों ने कहा कि देखिए जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे बेस्ड है, इट हैज नो प्रैक्टिकल रेलेवेंस, है ना। तो उन्होंने इसलिए कहा कि साइंटिफिक रेलेवेंस लेके आइए, ठीक है, क्योंकि जो फिलोसफिकल अप्रोच है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन डिफरेंस इन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो, ओके फाइन। लेकिन फिर इस बिहेवियरल अप्रोच ने क्या किया, इसने फैक्ट्स ओवर वैल्यूज करना शुरू कर दिया, इसीलिए इट लेड टू फर्दर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड मैक्स वीवर said facts without values are meaningless. That's it. This was your answer. Okay. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, which is again a 10 marker. Highlight the differences between sex and gender. देखिए आपने देखा होगा जो पहला क्वेश्चन था वो भी एक जनरल क्वेश्चन था कि फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में पॉलिटिक्स की बात करो। ये आप ऐसे वर्बाटम पढ़ते नहीं है ना अपने सिलेबस में। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें सेक्स एंड जेंडर, इसके बीच में डिफरेंसेस बताई हुई, एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो बहुत अच्छा है कि आप सिमोन दे बोवर, इनकी डेफिनेशन के साथ इन्होंने शुरू किया। किसी और कोट से भी शुरू कर सकते हैं, नॉट डेफिनेशन, कोट। विमेन आर नॉट द सेकेंड सेक्स, दे आर द सेकेंडरी सेक्स। कोई भी आपको फेमिनिज्म में कोट इससे रिलेटेड याद आता है ना, कोई भी, ट्रस्ट मी, वो लिख दीजिए, इट विल डू योर वर्क, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लेट्स सी। अगर देखिए इस आंसर को पढ़ने के बाद कोई एडिशनल एडवांस करना, आंसर को कैसे आप कर सकते हैं वो हुआ, तो आई वुड टच ऑन दैट ऑल्सो, क्या आप इसमें कुछ मिसिंग है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो जो द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म लेड बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड एवेलिन पैंकहर्स्ट was limited. The first wave of feminism was limited to political rights for women. तो पहले तो हमें यही लगा कि women की जो स्थिति है वो इस वजह से खराब है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के, क्योंकि उनके पास राइट टू वोट नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल राइट नहीं है। एक बार ही वो सिटीजन बन गए राइटफुल, तो बस और कुछ है ही नहीं है दिक्कत। तो उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स देना ही सबसे हर चीज का सोल्यूशन है विमेन के लिए, क्योंकि इट फेल्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, ओके, इनका ये कहना है। फिर इसी वजह से जो रैडिकल फेमिनिस्ट हैं हु स्टार्टेड द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, तो फिर उनकी वजह से आता है डिफरेंस इन सेक्स एंड जेंडर, विच इज वेरी क्रूशल। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वाइल सेक्स इज बायोलॉजिकल, जेंडर इज सोशल। तो देखिए अगर आपको कोई कोट भी ना याद आए, वैसे तो ऑफकोर्स फेमिनिज्म का एक दो कोट्स तो याद करेंगी आप जो बहुत सिंपल से हैं, तो आप कुछ ना भी सोच कर बिल्कुल एक जो आपको पता है बेसिक नॉलेज कि सेक्स इज यूजुअली सेक्स इज बेसिकली द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, है ना, विच कंप्राइजेज मेल एंड फीमेल, ओके। लेकिन अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स
एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज ऑफ गर्ल्स, विमेन, बॉयज, मैन, है ना, इस तरह से। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं, इनफैक्ट कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ओके, दैट कुकिंग इज एसोसिएटेड विद विमेन, है ना, तो ये कुछ आप लिख सकते हैं। एंड यू नो जो ब्रेड विनर होगा वो एक मैन ही होगा, तो ये आप कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम जेंडर इज क्रिएटेड थ्रू डिस्कोर्सेस इन सोसाइटी एंड इट, यस, तो ये बेसिकली रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में लिखा है कि इनकी वजह से जेंडर क्रिएट किया जाता है। जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता, सेक्स एग्जिस्ट करता है, तो जेंडर को क्रिएट कैसे किया जाता है सोसाइटी द्वारा, थ्रू डिस्कोर्सेज। ओके, एंड in these patriarchal discourses that have led to perpetuation of male dominance over female. Okay, तो इन्होंने थोड़ा शायद लिखते लिखते कभी कभी हम इधर उधर लिख देते हैं, तो वो हो गया होगा, ठीक है। For them not nature but customs have conspired to keep the women oppressed. Okay, तो इन्होंने बेसिकली बताया है कि जो रिचुअल्स और कस्टम्स और जो डिस्कोर्सेज हैं उनकी वजह से विमेन ऑप्रेस्ड है, ना कि बायोलॉजिकली विमेन ऑप्रेस्ड होने के लिए पैदा हुई हैं। तो सुजैन मोलो रॉकिन इन जेंडर जस्टिस इन फैमिली, तो यहाँ पे इनका काम आ गया, ठीक है, Hawkins' work. So, Hawkins says gendered identity of female is taught since her childhood. She puts out knowledge power connection between gender and power. According to her, psychologists like Sigmund Freud have perpetuated inequality by saying females must focus on beauty, must have feminine characteristics, etc. तो ये बेसिकली उन्होंने बताया है कि जेंडर पावर कनेक्शन क्या है, क्यों, क्योंकि जो पावर में रहना चाहते हैं वो ये चीज़ें फैलाएंगे, ठीक है, कि आपको यही करना है, और फिर वो आपको जानते हैं कि ईश्वराइजेशन, डोंट राइट दिस वर्ड, ऑफ कोर्स वो आप कह देते हैं कि विमेन आर स्ट्रॉन्ग, आप में सिर्फ विमेन में ही तो इतनी ताकत है कि यू कैन गिव बर्थ टू बेबीज एंड येट एंड ऑल ऑफ दैट, तो ऐसे, एंड देवी बनाना जो है ना, तो ये कुछ कुछ आप लिख सकते हैं इसमें, ऑफ कोर्स इंग्लिश में जो एग्जिस्ट करता है कॉन्टेक्स्ट उसमें। Okay, Catherine McKinnon says that not just society, even the laws of the state are gendered. Yes, they are in favor of males. And Catherine McKinnon, जो आप feminist theory of state पे तो definitely इनका mention करते ही हैं, right? कि state ही gendered है. When I see state is male. ऐसा ही कुछ इनका करके quote है, ठीक है। तो जैसे कि आप अबॉर्शन लॉज देखेंगे या कुछ भी, वो मेल को फेवर करते हैं ना कि फीमेल को, उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखे गए हैं। Hence, radical feminists talk of sexual revolution to remove differences between sex and gender. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखिए अपनी तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो ऑफ कोर्स यू हैव द ग्राउंड टू राइट योर ओन आंसर ऑल्सो। एन्यूमरेट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, तो एक पॉलिटिकल थॉट पे कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है वो भी देख लेते हैं कि उत्कर्ष द्विवेदी सर ने कैसे लिखा है। अब देखिए, अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ तो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट पे बहुत खास कोई मटेरियल है नहीं, जो आपने अपने आर्ट एंड कल्चर में GS1 में पढ़ा है, कुछ किताबें, कुछ बुद्धा के ट्रेड्स, और कैसे अगर आप देखेंगे BR अम्बेडकर कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और क्यों अपनाया, क्योंकि उनका ये कहना है कि बुद्धिज्म से ही इक्वालिटी आती है, ठीक है, बुद्धिज्म से ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी उन्होंने सीखी। फिर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि BR अम्बेडकर, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट किया, तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी डिपिक्ट होती है। ये मैं आपको खुद से बता रही हूँ, लेट्स सी, आई डोंट नो, आई हैवंट रेड कि आंसर कैसा है। तो आप ये लिख सकते हैं, इट वुड स्टैंड आउट, इट वुड मेक योर आंसर प्रैक्टिकल एंड नाइसर। ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखिए और बताइए कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या कहती है, एंड यू एंड योर आंसर। ओके, तो लेट्स सी, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कोर्स। देखिए, पहले तो ये बताइए कि बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट, अब क्या होता है, हम यूजुअली प्लेटो पे या कोई भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पे ऑथर दिया हुआ है, तो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में कौन है, बेसिकली शुरुआत कौन है ऑथर बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट का, ठीक है, तो वो पहले एड्रेस करना है कि बुद्धा से आई है, ठीक है। सो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड फिलोसफीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। फॉर मेनी बुद्धा वाज अ मैसेंजर ऑफ पीस, बट फॉर उपिंदर कौर, गे लॉम्बिट and Kancha Ilaiah, Buddha was the first political philosopher.
अगर बुद्धा फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं तभी तो उनका पॉलिटिकल थॉट जैसा हम कुछ पढ़ रहे हैं। ओके तो फिर आपको बताना है कि कई लोगों के लिए गॉड है, कई लोगों के लिए मैसेंजर ऑफ पीस है, लेकिन कहीं ऐसे उपिंदर कौर, कंचा इलाहिया के लिए बेसिकली एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है। तो जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है हम इसके टेनेट्स देखेंगे। सो इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप कंक्लूड करेंगे बी आर अम्बेडकर और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, सो इट वुड बी वेरी नाइस। ओके इट वाज अगेंस्ट वर्ना सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर बुद्धिस्ट संघास। यस तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसे बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट से डेमोक्रेसी, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कह रहे हैं इंडिया को, वो इसीलिए क्योंकि बुद्धिस्ट संघास एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है, विच वर रन इन अ रिपब्लिकन मैनर। तो ये भी हमने देख लिया। अकॉर्डिंग टू दीग निकाया, a holy book of Buddhism, the state was evolved to control the growing chaos and anarchy due to people becoming more greedy. Also अब देखिए ऑफ कोर्स अगर किसी भी पॉलिटिकल थॉट की बात हो रही है तो स्टेट वहाँ पे सेंट्रलिटी में लाई करता है। तो वो ये बताया गया कि स्टेट को क्यों लाया गया, स्टेट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पीपल वर टर्निंग ग्रीडी एंड यू नो दैट। Also to keep order in society a king is needed. This king would be the noblest, kindest and most knowledgeable of all, similar to Plato's philosopher king. तो ये इन्होंने देखिए जब आप ऐसे ब्रैकेट्स में एक ऐसे बता देते हैं कि एनालॉगस टू दिस, तो ऐसे जब कनेक्शंस ड्रॉ करते हैं ऑफ कोर्स योर आंसर्स बिकम गुड। अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप पेपर 2 को पेपर 1 से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप पेपर 1A को 1B से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का बताया। दिस इज हाउ यू हैव टू, देखिए छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में जो भी आए ना वो लिखने की कोशिश कीजिए, अपने आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे आप। जितना खुद को बताओगे कि नहीं डालने ही डालने हैं 4 फिलोसफर या स्कॉलर, उतना गंदा आंसर होगा, ठीक है। बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट प्रमोट्स लिबरल इंटरनेशनलिज्म एंड इज अगेंस्ट रियलिज्म फॉर देम। तो इन्होंने एक रेलेवेंस बता दी, ठीक है, कि इंटरनेशनल स्फीयर में भी रेलेवेंस है बुद्धिज्म का। फॉर देम द किंग मस्ट फोकस मोर ऑन धम्मा घोष, conquering minds, rather than Behri Ghosh, conquering territories. Okay, it also talks about a welfare society where the least advantaged is taken care of. Ashwa Ghosh in his book Buddha Charita says that kingship is a dangerous delusion as it is a crown of thorns and a golden castle. Yes, तो एक golden castle तो है but it is almost always on fire. Okay. Buddhist political thought made Indian political thought more egalitarian in nature. Yeah, this is fine, पर आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया बी आर अम्बेडकर का मेंशन कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन कीजिए, है ना, और कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिफ्लेक्ट होता है बुद्धिज़्म, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेसिकली अगर हम इंडिया को कहते हैं तो बुद्धिज़्म हैज़ गॉट टू डू अ लॉट टू इट, राइट, टू राइट अबाउट दीज थिंग्स। अब हम एक 20 मार्कर देख लेते हैं। How the concept of minimal state differs from the concept of welfare state. Discuss the future of neoliberal state. तो my suggestion to you is, क्योंकि अब हम 2 वीडियोस कर चुके हैं और अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको अभी तक कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने आ गए हैं। तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और कीवर्ड सोचिए कि क्या क्या हमें बेसिकली इस आंसर में एड्रेस करना है। ओके, तो पॉज एंड थिंक अबाउट इट। ओके, लेट मी कंटिन्यू। बट तो बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि कैसे जो मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से। तो ये 2 कीवर्ड्स हमें मिल गए। फिर उसके बाद एक और डिफरेंट ही क्वेश्चन बिल्कुल उन्होंने पूछी, ऑल्दो मिनिमल स्टेट से ही रिलेटेड है, कि न्यू लिबरल स्टेट का फ्यूचर क्या है। ठीक है, पहले तो बताओगे न्यू लिबरल स्टेट होती क्या, इससे पहले क्या फ्यूचर बताओ उसका। तो आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ तो 3 ही हमें कीवर्ड्स मिल रहे हैं। जी नहीं, पहली बात तो स्टेट क्या है, ठीक है, स्टेट को डिस्कस ही क्यों करना है। फिर उसके बाद आप ऑफ कोर्स बताएंगे कि मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। फिर आप बताएंगे कि वेलफेयर स्टेट क्यों आया, मिनिमल स्टेट में ऐसी क्या दिक्कतें थी कि वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। फिर ऑफ कोर्स आप बताएंगे कि लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो न्यू लिबरल स्टेट है। ठीक है, तो राइट अबाउट सम हाइक, नॉजिक, ये सारे इनके कुछ कुछ चीज़ें डाल देना। फिर न्यू लिबरल स्टेट के बारे में जब आपने लिखा कि ये इसके टेनेट्स हैं, ये होता है नाइट वॉचमैन, दिस दैट, जो भी आपने लिखना है। फिर इकोनॉमी में सबसे बड़ा रेलेवेंस है वेलफेयर स्टेट का और मिनिमल स्टेट का, तो वो लिखिए।
इसका फ्यूचर क्या है? आप जानते हैं कि न्यू लिबरल स्टेट का फ्यूचर हमने सबसे बड़ा तो पहले 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा, तो वो पहले वो लिख दीजिए, है ना। उसके बाद बचाने के लिए स्टेट हैड टू कम इन, तो वेलफेयर स्टेट was of course favored at that time. फिर कोविड के टाइम देखिए, कोविड का एग्जांपल लिख सकते हैं कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ। ऑफ कोर्स जो फिस्कल स्टिमुलाई बांटा गया वेस्टर्न कंट्रीज में, वो वेलफेयर स्टेटिज्म था। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आज आंसर्स लिख रहे हैं इस समय में, तो आप लिखिए कि कैसे ऑल्दो यूएस में हम जानते हैं कि एक न्यू लिबरल स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट है, बट स्टिल अभी जो एसवीबी फेलियर हुआ, बैंक फेलियर्स हुए, तो आप you saved them, of course the government, the state saved all of those banks, है ना, from failures, और जो ट्रिकल इफेक्ट ना हो उसका पूरी इकोनॉमी पे, तो हुआ ना। तो वेलफेयर स्टेट का एग्जांपल है, एसवीबी फेलियर का एग्जांपल लिखिए, ठीक है। तो फिर ऐसे मिक्स व्यूज देके यू कंक्लूड योर आंसर्स, ओके। तो हम देखते हैं कि जो जो हमने कीवर्ड्स या जो जो इमेजिन किया है कि आंसर में होना चाहिए, वो यहाँ है कि नहीं है। ऑफ कोर्स आई सो बिलीव कि होगा ही। State occupies the central position in normative political theory. In fact, Garner says political science begins and ends with state. Right? खत्म, state पे जो बोलना था बोल दिया, okay? ओवर टाइम वेरियस कॉन्सेप्शंस ऑफ स्टेट, वही चीज़ देखिए, अगर आपसे पूछा गया मिनिमल स्टेट क्या होता है या वेलफेयर स्टेट क्या होता है, तो मतलब और भी बड़े तरह के स्टेट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो उसमें से दो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मिनिमल स्टेट और वेलफेयर स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ना। तो वैसे ही यहाँ लिखा है कि ओवर द टाइम वेरियस कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट्स हैव इवॉल्व्ड। तो लिबरल स्कॉलर्स के लिए अगर हम देखें, जैसे लॉक, बेंथम, मिल, है ना, स्टेट इज फॉर्म टू सर्व द पीपल एंड हेंस दे लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि लोगों की भलाई से ऊपर स्टेट नहीं है। स्टेट को इनफैक्ट उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो मतलब एक लिमिटेड स्टेट का, लॉक तो आप जानते ही हैं, लॉक तो लिमिटेड स्टेट के बारे में बात करता है, ओके। बट लिमिटिंग दिस पावर ऑफ स्टेट लेड टू सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, यानी कि जब स्टेट इंटरवीन ही नहीं कर सकता डिफिकल्टी के समय पे भी, तो फिर कोई एक दूसरे को हार्म करना है, करने दो कुछ भी, फिर क्या होगा, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट और इमर्ज करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए कई स्कॉलर्स थे, जैसे टी.एच. ग्रीन, लास्की, कांत, और इनफैक्ट यहाँ पे आप और भी बहुत सारे वेलफेयर स्टेट के स्कॉलर्स को मेंशन कर सकते हैं, जिन्होंने विजुअलाइज किया पॉजिटिव लिबर्टी को इन अ वेलफेयर स्टेट, ओके। अब ऑफ कोर्स आपने क्या बता दिया कि मिनिमल स्टेट के ऑथर्स कौन से हैं, स्कॉलर्स कौन से हैं, और क्या कहाँ से आया कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद मिनिमल स्टेट काम नहीं कर रहा था तो वेलफेयर स्टेट आ गया। फिर अब क्या करोगे, डिफरेंसेस बताओगे, ठीक है। दोनों के फीचर्स लिख लिख के डिफरेंसेस बताओगे कि अच्छा ये डिफरेंसेस हैं दोनों में। द मिनिमल स्टेट इज नीओलिबरल पॉलिटी इज अ नाइट वॉचमैन स्टेट. It only provides basic services like law and order for protection of property. In the words of Robert Nozick, minimal state is inspiring and right. Okay, लेकिन जो welfare state है, it is a developmental state. It helps to increase the capacity of citizens, actualize and increase the capacity of citizens. आप जानते हैं मिल का concept क्या है। फिर उसके बाद in the words of T.H. Green, state hinders the hindrances that comes in the way of liberty. ओके, तो ये टी.एच. ग्रीन का इन्होंने यहाँ पे एक नॉजिक का कोट, छोटा सा देख रहे हो कितना छोटा कोट है। ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है ना, उसे वर्बैटिम लिखने की कोशिश करो, ना कि बड़ी बड़ी चीजों को याद करना। 4-6 लाइनों का कोट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ओके। तो आप इनफैक्ट चाहें तो इसमें एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। डीपीएसपी के बारे में लिखिए वेलफेयर स्टेट में, और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को भी टच अपॉन कर सकते हैं मिनिमल स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। और एफर्मेटिव एक्शन के बारे में भी लिख सकते हैं। ऑल्दो अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो मेरे दिमाग में अभी एग्जाम्पल आ रहा है वो आर्टिकल 17 का है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। तो वो क्या है, बेसिकली लिमिट करता है कि आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन जो एफर्मेटिव एक्शन है कि आपको जो बेसिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस है जिनके साथ अनटचेबिलिटी कभी हुई, उनके लिए क्या करना है, यू bring them on the same page as other people are, so you give reservation to them, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के। मिनिमल स्टेट लीव्स इकोनॉमी टू, अब लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा मेन मुद्दा है वो इकोनॉमी का है। तो मिनिमल स्टेट क्या करती है, इकोनॉमी को छोड़ देती है किसके हवाले, लॉज ऑफ मार्केट फंडामेंटलिज्म के, ड्रिवन बाय द लॉजिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जो वेलफेयर स्टेट है, इट इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमल स्टेट डज नॉट हैव
राइट ऑफ टैक्सेशन। आप जानते हैं टैक्सेशन को जो नियो लिबरल स्कॉलर्स हैं जैसे हाइक, मिल्टन फ्राइडमैन, वो कहते हैं ये बॉन्डेड लेबर है, एन एग्रेशन अगेंस्ट द पर्सनालिटी ऑफ मैन। ओके, ऑन द अदर हैंड वेलफेयर स्टेट बिलीव्स इन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने के लिए अमीर लोगों से टैक्स लिया जाए फिर गरीबों में बांटा जाए। ठीक है, द वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जब आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं तो ऑफकोर्स आप अपने आप को वर्स्ट सिनेरियो में इमेजिन करते हैं, और वर्स्ट सिनेरियो में जब खुद को देख लिया तो खुद के साथ बुरा होते तो नहीं देख सकते, तो सबसे कम जो लोएस्ट रंग्स में है उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। And is generally found in socialist economies. While minimal state is a feature of Western liberal democracy, however, in the wake of वही चीज़ उन्होंने बताई हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोविड-19 हो गए, कोविड-19 को भी मेंशन किया है, फ्यूचर ऑफ न्यू लिबरल स्टेट इज अनसर्टन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो टॉप 10% लोग हैं वो 77% ऑफ वेल्थ को होल्ड करते हैं, बॉटम हाफ जो है केवल 2% वेल्थ। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है बट स्टिल नियोलिबरल स्टेट हैज ऑल्सो लेड टू इशूज ऑफ, तो हमने अब इशूज बता रहे हैं, फ्यूचर पे आ गए हम। ठीक है, हमने हर एक पर्टिकुलर उसको एड्रेस किया है अभी तक कीवर्ड को। हम बेसिकली अब न्यू लिबरल स्टेट का फ्यूचर क्या है तो हमने बताया, देखिए कोविड-19 आया, फिनेंशियल क्राइसिस आया, तो हम ये भी देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ भी है, साथ में हमें पता है क्लाइमेट इंजस्टिस भी इसी वजह से हो रहा है, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ड्यू टू यूएसए's न्यू कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग न्यू लिबरल स्टेट्स इन वेस्ट एशिया, इट हैज़ गिवन राइज टू टेररिज्म एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो ये एक और चीज़ हमने यहाँ पे डायमेंशन ऐड कर दिया, द न्यू लिबरल स्टेट्स आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटर क्रोनिज्म, rejection of multiculturalism, hence there is a need to replace old Washington consensus with Cornwall consensus। ये G7 summit में हुआ था। Well, you don't really have to remember that. That is more sustainable, equitable and resilient। तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप तो इनफैक्ट ये कह सकते हैं इतनी दिक्कतों के बाद भी बेसिकली क्या है ना, नियोलिबरलिज्म ही है जो है आज भी। ठीक है, तो ये चीज़ फैक्ट है। अगर हम अडानी क्राइसिस के केस में भी देखें, इनफैक्ट आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे डिमांड सप्लाई ने, कैसे मार्केट ने उन्हें पीनलाइज किया रिपोर्ट के आने के बाद ही, ऑल्दो इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, और जो है इससे अच्छा कि जो बेसिकली किसी भी तरह के सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं, या और इंटरवेंशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मार्केट ने ही बेसिकली रिएक्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ मार्केट प्लेज इट्स ओन रोल। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया था तो आप समझ रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए बेसिकली न्यू लिबरल स्टेट ही है कहीं ना कहीं तो आज भी सबसे ज़्यादा रेलेवेंट। अब हम एक 15 मार्कर देख लेते हैं। प्लेटोज कम्युनिज्म is a heroic remedy for a desperate evil, the union of political power and economic temptation in the same hands। Explain। Now this is a very good क्वेश्चन। कैसे, अब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, प्लेटो के कम्युनिज्म पे क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स इसके फीचर्स ही बताने हैं, और कैसे स्लाइटेस्ट जो पॉसिबिलिटी थी करप्शन की वो भी हम नहीं चाहते थे, तो इसीलिए कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आया प्लेटो के। और ऑफ कोर्स आपको इसमें देखिए, आई मस्ट रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। एक हीरोइक रेमेडी थी फॉर अ डेस्परेट इविल, और इविल क्या है कि पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक टेम्पटेशन दोनों सेम हाथों में है। एक बंदे के पास पावर भी है, एक बंदा स्टेट भी है, एक बंदा किंग भी है, ठीक है, या रूलर भी है, और उसी के पास, और उसमें ऑफ कोर्स इकोनॉमिक टेम्पटेशन भी है, वो बड़े बड़े बंगले जाता है एंड ऑल ऑफ दैट जो भी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इस प्रॉब्लम की रेमेडी है प्लेटो का कम्युनिज्म। तो इस पे कैसे लिखोगे आप? ऑफ कोर्स पहले तो प्लेटो बताओ दो थोड़ा सा, वो नहीं बताना तो इनफैक्ट डायरेक्टली आप शुरुआत कर सकते हो कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, क्यों, क्या हिस्ट्री है इसकी। ऑफ कोर्स एथेनियन टाइम्स की हिस्ट्री है, कैसे प्लेटो को कितना दुख होता था ये देख के कि इतना डिक्लाइन क्यों हो गया है, तो ये सारी चीज़ें लिखी है कि करप्शन की वजह से, मटीरियलिज्म की वजह से। तो इसको कर्ब करने के लिए तो पहले तो डेस्परेट इविल बताओ, डेस्परेट इविल है क्या, तो फिर उसके बाद बताओ कि प्लेटो का कम्युनिज्म है क्या, उसके फीचर्स लिखो, फिर उसके बाद उसका कुछ क्रिटिसिज्म करो जो एरिस्टोटल ने किया है, फिर उसको कंक्लूड करो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या यही हुआ है कि नहीं। प्लेटो इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड द टीचर ऑफ एरिस्टोटल। ओके, इनफैक्ट इससे भी बेटर एक इंट्रोडक्शन हो सकता था, बट ओके फाइन। हाँ, तो अब इन्होंने बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री बताई, कॉन्टेक्स्ट बताया है कि कम्युनिज्म आया कैसे प्लेटो का। ड्यूरिंग प्लेटोज टाइम एथेंस had lost to Sparta in Peloponnesian War. This war became
ओके, दिस वॉज बिकॉज एथेंस हैड बिकम corrupt and materialistic. Okay. Also, there was no order in Athenian society as it was democracy. हाँ, democracy से भी काफी दिक्कतें थी उस टाइम में. While Sparta, unlike Sparta, which was controlled by guardian class and was a regimented society. Okay, तो ये हमने context बता दिया. तो इसीलिए उनकी किताब आई रिपब्लिक. किताब तो मेंशन करनी ही है रिपब्लिक. ओके, क्योंकि तो easy है, ये सब तो याद करना ही है आपको. So concerning republic, concerning justice, Plato gives the institution of philosopher king and his theory of communism to put additional safeguards. जैसे कि मैंने बताया slightest possibility भी नहीं होनी चाहिए. ओके, तो फिर हम क्या ले आए, फिलोसोफर किंग के कॉन्सेप्ट को और अपने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को. तो प्लेटो क्या कहते हैं कि जो फिलोसोफर है ही वुड बी अ सिंगल मैन इंस्टीट्यूशन, ऑल पावरफुल फिलोसोफर किंग. Okay, who would belong to the guardian class and would have completed 50 years of education. He would be the noblest and most knowledgeable of all. Hence, his word would be the last word on every matter. तो पहले थोड़ा सा इन्होंने फिलोसोफर किंग के बारे में बता दिया. और बेसिकली ये फिलोसोफर किंग के बारे में बताने का मतलब क्या है, हमने पॉलिटिकल पावर के बारे में बताया. क्वेश्चन यही कहता है ना, जब पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक टेम्पटेशन दोनों एक ही हाथ में हो, तो पहले तो बताओ पॉलिटिकल पावर कैसे थी फिलोसोफर किंग को. ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी है कि ऑल पावरफुल इंसान जब आपने बना दिया तो पॉलिटिकल पावर तो सारी उसके हाथ में है. सो थ्रू हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म प्लेटो सेज द फिलोसोफर किंग वुड नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी नॉर विल ही हैव एनी वाइव्स और चिल्ड्रन. तो फिर टेम्पटेशन ही नहीं है, राइट. तो वही चीज, किसके लिए करोगे करप्शन, किसके लिए, नेपोटिज्म जब एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको ये नहीं पता आपका बच्चा कौन है कौन नहीं है ना. तो ये चीज, दिस इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग करप्ट और बायस. हाउएवर प्लेटोज giving of excessive political and economic power in the same hands leads to totalitarianism. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एरिस्टोटल के बारे में लिखना है कि यहाँ पे सेम कैंप में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. थोड़ा सा यहाँ पे कट शॉर्ट किया जा सकता था इसको, ठीक है. तो आप बताइए कि कैसे यू वोंट हैव एनी वाइव्स और चिल्ड्रन और पैसा भी नहीं है ना, तो आपको जो बेयर मिनिमम आपका चाहिए वही आपके पास होगा पैसा, ठीक है. तो ये सब कुछ लिखने के बाद ऑफ कोर्स आपको लेकिन एरिस्टोटल को लेके आना है कि कैसे एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया. देखिए, फैमिली की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत है, क्योंकि सेंस ऑफ मोटिवेशन लेके आती है, वरना बंदा काम क्यों करेगा या खुश कैसे रहेगा, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो सेंस ऑफ सपोर्ट भी आता है फैमिली की वजह से. और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन द सेंस काम, आपका जो भी आपने अकम्प्लिश किया है वो तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. उसके बिना आगे काम करने का कुछ प्रेरणा नहीं है. तो ये आप कंक्लूड कीजिए इससे. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो.